अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं यावर अमीर गुज्जर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। दोस्तों, हमने मेजर एक्ट की स्टडी शुरू की हुई है। मेजर क्रिमिनल एक्ट की हमने उसकी रीडिंग उसकी स्टडी शुरू की हुई है और पीपीसी से हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसके हम 27 जो हैं सेक्शन वो हम उसके पढ़ चुके हैं। आज हमने 28 सेक्शन जो है वहाँ से आगे स्टार्ट करना है और ये है जी काउंटरफीट के बारे में। काउंटरफीट किसे कहेंगे? काउंटरफीट वैसे कहते हैं जाली को, लेकिन अभी हमें आगे इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है हम वो पढ़ लेते हैं। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल एन अदर थिंग। कि एक पर्सन को तब काउंटरफीट किया जाएगा, कहा जाएगा कि जब वो किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के जैसा बनाए। दैट इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड। या तो उसका मकसद हो कि वो इससे कोई धोखाधही करे, या ये मकसद हो कि इसको वो जानता हो इस बात को कि इससे धोखाधही की जा सकती है, तो फिर उसे हम काउंटरफीट कहते हैं। काउंटरफीट वैसे कहते हैं जालसाजी को, कोई चीज़ जाली बनाना। तो अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है किसी चीज़ को इस तरह से तैयार करता है कि वो लगे कि वो कोई और दूसरी चीज़ है, उसकी नकल, उसकी कॉपी हो, तो उसको हम काउंटरफीट कहेंगे। या जिससे ये गालिब गुमान हो कि ऐसा धोखा दिया जा सकता है और उसके पीछे इंटेंशन हो धोखे की। एक्सप्लेनेशन वन, इट इज़ एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। ये भी ठीक ये चीज़ है कि अगर कोई काउंटरफीट कर रहा है तो उसके लिए ये लाजमी है कि जो उसकी वो जिसकी नकल उतार है उसकी एग्जैक्ट वो कॉपी हो। अच्छा, एक्सप्लेनेशन टू जो है, व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल एन अदर थिंग एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय। ये है कि वो रिजेंबलेंस की कोशिश करता है और वो रिजेंबलेंस इस तरह की है जिससे दूसरा बंदा डिसीव हो जाए। इट इज़ प्रिज्यूम्ड अनटिल कॉन्ट्ररी इज़ प्रूव्ड। तो फिर अब उसकी जिम्मेदारी होगी कि वरना यही समझा जाएगा कि ये जालसाजी के लिए हुआ है, ता वक्त कि वो उसके मुखालिफ ना साबित कर सके कि नहीं, जालसाजी के लिए नहीं था। दैट द पर्सन सो कॉजिंग द वन थिंग टू रिजेंबल अदर थिंग इंटेंडेड बाय मीन्स ऑफ दैट रिसेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और न्यू इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन वुड देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड। तो फिर यही समझा जाएगा। अब इस पर साबित अब इस पर ये ऑनेस्ट टू प्रूव होगा कि इस बंदे ने ये इसीलिए बनाया है कि इसको जालसाजी में इस्तेमाल करे, ये धोखाधही के के लिए इस्तेमाल करे, ता वक्त है कि वो उसके मुखालिफ साबित ना कर दे कि मैंने तो जालसाजी के लिए नहीं बनाया। इस पर आगे कमेंट्री है काउंटरफीट की। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट ट्रेडमार्क विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 28 ओनली व्हेन द टू प्री रेक्विजिट्स कंडीशंस कंकर नेमली। अच्छा, अब उसको काउंटरफीट उसके बारे में आ गया। ट्रेडमार्क के बारे में क्या कह रहे हैं? ट्रेडमार्क विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 ओनली। सिर्फ दो सूरत हाल हैं जो कि अगर कोई ट्रेडमार्क के साथ कोई इस तरह का मामला करता है उसकी कॉपी करने का, तो उसको सेक्शन 28 में लाने के लिए कि सेक्शन पीपीसी सेक्शन 28 को अट्रैक्ट कर रहा है, उसके लिए ये है कि दो चीज़ें जिसको वो साबित होनी चाहिए। नेमली वन, दैट अक्यूज्ड हैड कॉज्ड वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। ठीक है, एक चीज़ को उसने दूसरी बनाया। both things must be either same or of similar description। कि एक चीज़ जिसको बनाया वो दोनों दूसरे के साथ मिलती है और दोनों की सेम डिस्क्रिप्शन है। एंड टू, that the accused had intended by that resemblance to practice deception or is saddled with the knowledge that while causing that resemblance it was likely that deception would there be occasioned। और दूसरी ये है कि उसकी इस जो रिजेम्बलेंस है उससे उसकी मुराद थी कि वो किसी धोखे को प्रैक्टिस करे। यानी कोई ये चीज़ अमल में लेकर आए कि किसी के साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, उसको धोखे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सही, दो चीज़ें थी इसमें। पहली देखिए, दैट द अक्यूज्ड हैड कॉज्ड वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। उसने बोथ थिंग्स मस्ट बी ईदर सेम और ऑफ सेम सिमिलर डिस्क्रिप्शन।
कि उसने ये इसलिए किया है कि वो एक चीज़ दूसरी के जैसी लगे और वो दोनों चीज़ें या तो एक जैसी हों या फिर उनकी उसमें सिमिलर डिस्क्रिप्शन हो उनकी। और दूसरी ये है कि दैट द अक्यूज्ड हैड इंटेंडेड बाय दैट रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। और दूसरा ये है कि उसने ऐसा इसलिए किया है कि किसी को धोखा दे सके और इज़ सैडल्ड विद द नॉलेज दैट द वाइल कॉजिंग दैट रिजेम्बलेंस, और या फिर ये साबित हो जाए नॉलेज के ज़रिए कि उसने ऐसा इसलिए किया है कि इससे किसी को धोखा दिया जा सके। PLD 1969 कराची 245 ये इस पर साइटेशन थी। अच्छा, आगे है 29 सेक्शन है डॉक्यूमेंट की तारीफ है। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट वो है कि किसी भी मादे पर किसी भी जिस्म का या कुछ लिखा गया है या डिस्क्राइब किया गया है या कुछ एक्सप्रेस किया है या कुछ डिस्क्राइब किया है, चाहे उसके लिए कोई लेटर इस्तेमाल किया है, कोई फिगर इस्तेमाल किया है, कुछ मार्क्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं, वो सब उसी में, या एक से ज़्यादा ज़राए इस्तेमाल किए हैं। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर, या जिसको कोई किसी तरह के सबूत के तौर पर कोई इस्तेमाल किया जा सकता हो तो उसको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। एक्सप्लेनेशन 1, इट इज़ इमटेरियल बाय what means or upon what substance the letters, figure और marks are formed। इस बात के ये बात बिल्कुल इसको कोई कंसिड्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है, टोटली इमटेरियल है कि वो किस चीज़ से लिखा है, ये किस चीज़ के ऊपर लिखा है, और लेटर लिखे हैं या फिगर लिखे हैं या मार्क लिखे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेदर द एविडेंस इज़ इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट, और वो इसलिए था या नहीं था कि वो उसने इसलिए लिखा था कि मैं इसको किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस्तेमाल कर सकूं या ना कर सकूं, इससे कतई नज़र इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों से कतई नज़र, चाहे उसने सबूत के तौर पर पेश करना था या नहीं करना था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी होगा उसको हम डॉक्यूमेंट ही कहेंगे। इलस्ट्रेशन आगे, आ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट। कोई अगर डॉक्यूमेंट था वो इसलिए लिखा गया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट है। अ चेक अपॉन अ बैंकर इज़ अ डॉक्यूमेंट, जो बैंकर चेक है वो भी, जो चेक है किसी बैंकर का वो भी डॉक्यूमेंट होगा। अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज़ अ डॉक्यूमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी भी डॉक्यूमेंट है। अ मैप और प्लान विच इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस इज़ अ डॉक्यूमेंट। कोई नक्शा था या कोई मंसूबा था जिसको एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करना था, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। A writing containing direction और instruction is a document। अगर कुछ ऐसा कोई ऐसी लिखाई है, कोई तहरीर है जिसमें डायरेक्शन लिखी हुई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट है। एक्सप्लेनेशन 2, वट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड बाय mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। whatever is expressed by means of letter, figure। अच्छा, जो ये हैं ताजिर वगैरह, अगर वो कुछ इस तरह के मार्क्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी वो भी इसी सेक्शन की डेफिनेशन में आएंगे। उनका अगर किसी ताजिर ने कुछ इस तरह के मार्क्स वगैरह लिखे हैं, कुछ इस तरह की निशानियां वगैरह लगाई हुई हैं, तो वो भी इसी सेक्शन की डेफिनेशन के अंदर आएगा। हाँ, अगरचे उसका मतलब कुछ और हो, जो लिखा हुआ उन्होंने जो मार्क्स वगैरह लगाए हुए हों, उसको हम बेशक उसका कोई और मतलब ले रहे हैं और वो जो ताजिर हजरात हैं वो अपनी ज़ुबान में उसका कुछ और मतलब ले रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो उसी की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, आगे उसकी इलस्ट्रेशन उसने दी हुई है इसकी। A writes his name on back of a bill of exchange payable to his order। ए ने जो है अपना नाम लिख दिया एक बिल के ऊपर जो कि ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू हिज ऑर्डर, के जब वो ऑर्डर दे तो उसको पे किया जा सके। द मीनिंग ऑफ द इंडोर्समेंट एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल यूज इट इज़ दैट द बिल इज़ टू बी पेड टू द होल्डर।
और वो उसको इस तरह से इस्तेमाल करता है कि जिसके पास ये बिल जाएगा उसको वो रकम अदा की जाएगी। द इंडोर्समेंट इज़ आ डॉक्यूमेंट, तो इस तरह की जो उसने इंडोर्समेंट की है, जो उसने उसको अपनी तरफ से इंडोर्स किया है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट होगा। एंड मस्ट बी कंसिडर्ड इन द सेम मैनर एज ए वर्ड्स पे टू द होल्डर, और उसका वही मतलब होगा कि अगर उसके ऊपर लिखा होता ना कि इसको हामिल हाजा को अदा किया जाए, जिसके पास ये बिल हो उसको ये रकम अदा की जाए, उस पर यही समझा जाएगा कि ये लिखा हुआ है। और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट हैड बीन रिटन ओवर द सिग्नेचर, और यही समझा जाएगा कि यही अल्फाज रिटन ओवर, उस पर ऐसा ये ख्याल किया जाएगा। इसी तरह होगा कि जैसा कि वर्ड्स के साथ लिखा है पे टू द ऑनर, और वर्ड टू दैट इफेक्ट हैड बीन रिटन ओवर द सिग्नेचर, के ये दस्तखत के साथ उसने ये लिखा हुआ है। यानी एक बिल था, उसके ऊपर उसने अपने सिग्नेचर कर दिए, हाँ, कि वो जिसको भी है उसको अदा करने हैं। तो अब यही समझा जाएगा कि उसने इस बिल के ऊपर लिखा हुआ है कि इसको पे टू द होल्डर, ठीक है, जिसके पास ये है उसको ये अदा किया जाए, और ऐसा ही है जैसे उसने इसको दस्तखत के साथ तहरीर किया हुआ है। आगे है जी कमेंट्रीज पर। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, इट हैड प्रिजम्पशन ऑफ रेगुलरिटी अटैच्ड विद इट, जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनके साथ प्रिजम्पशन ऑफ रियलिटी रेगुलरिटी अटैच होगी, कि वो ज़्यादा ये इस बात के करीब है कि वो सच्चाई पर मबनी होगी। 2020 SCMR 483। डॉक्यूमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट डिपेंड्स एसेंशियली अपॉन द नेचर एंड इट्स इंटेंडेड यूज़, जो डॉक्यूमेंट है उसकी एक कंस्ट्रक्शन का मदार इस पर होगा कि उसकी नौयत क्या है और उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना है। It is not necessary that it should be in every case in writing or contain the signature or facsimile or of any person। एक मिनट, ये लफ्ज़ आ गया, इसको चेक करें ये क्या है। FACSI, फैसिमल। फैसिमल का मतलब होता है एज इट इज़ कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। चित्र क्या फैसिमल, कॉपी, अच्छा। कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट डिपेंड्स एसेंशियली अपॉन द नेचर एंड इट्स इंटेंडेड यूज़, इसका इन्हिसार किस तरह होगा, कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट की कंस्ट्रक्शन का इन्हिसार होगा कि वो उसकी नौयत क्या है और उसको इस्तेमाल किस मकसद के लिए करना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी इन एवरी केस इन राइटिंग और कंटेन द सिग्नेचर और फैसिमल ऑफ एनी पर्सन, और ये लाजमी भी नहीं है कि उस पर हमेशा कोई राइटिंग हो, इन एवरी केस इन राइटिंग, और या इस पर कुछ सिग्नेचर हो या किसी की कोई तस्वीर वगैरह बनी हुई हो इसके ऊपर। अ फॉल्स, फोर्ज्ड और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट और अ राइटिंग विच इज़ नॉट अ लीगल एविडेंस और डॉक्यूमेंट नॉट प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड और साइंड बाय all the intended parties is yet a document if the parties framing it believed to be and intended to be evidence of such matter, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है और वो लीगल नहीं है और वो कोई फोर्ज या फैब्रिकेटेड है, लेकिन वो समझते हैं कि उस पर यकीन रखते हैं कि इसको बतौर एविडेंस, मैटर ऑफ एविडेंस पेश किया जा सकता है, तो फिर वो भी एक डॉक्यूमेंट ही होगा। अ डॉक्यूमेंट मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ होल, और फिर उसको मुकम्मल के तौर पर लिया जाएगा। PLD 1967 सुप्रीम कोर्ट 200। सही हो गया, चाहे डॉक्यूमेंट फोर्ज है, उसको प्रॉपरली साइन भी नहीं किया हुआ, फिर भी डॉक्यूमेंट अपने लिहाज से वो डॉक्यूमेंट ही होगा। इफ़ नॉट ऑब्जेक्टेड शुड बी डीम्ड टू हैव बीन एडमिटेड, अगर किसी चीज़ पर एतराज़ नहीं किया गया तो फिर यही समझा जाएगा कि उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। PLD 1968 सुप्रीम कोर्ट 140। क्वेश्चन एज टू प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज़ ऑलवेज क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि ये हमेशा एक कानून का सवाल होगा
कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर लिखा गया है या नहीं, ये लॉ डिसाइड करेगा हमेशा। PLD 1974 सुप्रीम कोर्ट 204 उसके नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस अनलेस प्रूव्ड, तो इसको बतौर एविडेंस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको एडमिसिबल नहीं होता तावक्त कि इसको साबित कर दिया जाए। जब वो साबित होगा तो फिर ही वो एक एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस होगा। PLD 1973 सुप्रीम कोर्ट 160। अच्छा, आगे सेक्शन 30 है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट विच इज or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released। कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसे कहते हैं? ये इससे मुराद वो डॉक्यूमेंट होगा जो कोई लीगल राइट को क्रिएट करे, बढ़ाए, ट्रांसफ़र करे, उस पर पाबंदी लगाए, उसको एक्सटिंग्विश करे या रिलीज़ करे, और वेयर बाय अ पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी और हैज़ नॉट अ सर्टन लीगल राइट, जिससे किसी भी किस्म के कोई लीगल राइट्स पैदा होते हैं ना, या वो आगे फिर वो सारे अल्फाज कवर हो जाते हैं कि उसमें को बढ़ते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं या कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है, और या जिससे कोई बंदा ये सोचे कि मैं या तो अब किसी बार के नीचे हूँ, कुछ मुझे आई एम अंडर अ लीगल लाइबिलिटी, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ मेरे फ़राइज़ हैं, और या वो पूछे कि मेरे अब ये समझे कि मेरे पास कुछ लीगल राइट नहीं है, तो इसको फिर हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। अच्छा, आगे इलस्ट्रेशन दी हुई है, ए राइट्स इज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, वो एक्सचेंज के बिल के पीछे वो लिख देता है। एज द इफेक्ट ऑफ द इंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट ऑफ द बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट, द इंडोर्समेंट इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। एक मिनट, अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि किसी को कोई तहरीरी हिदायत देना कि शख्स को पैसे दे दिए जाएं। अच्छा, हम इसको देख लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक किसी शख्स को या इसके हामिल को रुपये अदा करने की तहरीरी हिदायत, उसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इससे पीछे भी लफ्ज़ गुजरा था, उसको भी दोबारा देख लेते हैं, जहाँ पे ये आया था बिल ऑफ एक्सचेंज। A writes his name on the back of a bill of exchange payable to his order। अच्छा, वो बात पहले एक्सप्लेन हो चुकी है कि अगर किसी ने वो लिख दिया किसी बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर उसने अपना नाम लिख दिया है, तो इसका मतलब ये है कि उसने यही समझा जाएगा कि उसने ये इजाज़त दी हुई है कि जिसके पास ये हैं उसे पे किया जाए, पे टू द होल्डर समझा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर है एक पर्सन है, उसने अपना नाम लिख दिया किसी बिल ऑफ एक्सचेंज पर, उसके पीछे बैक पर उसने लिख दिया, जो इस तरह की कोई तहरीर थी उसके पीछे उसने लिख दिया। एज द इफेक्ट ऑफ द इंडोर्समेंट इज़ टू ट्रांसफ़र द राइट ऑफ द बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट, और उस तरह से लिखा हुआ है कि एज द इफेक्ट ऑफ इस इंडोर्समेंट, उसकी जो इंडोर्समेंट है उसका इफेक्ट ये है कि ये ट्रांसफ़र उस शख्स को कर दिया जाए जो इसका लॉफुल होल्डर बन सकता है। तो फिर इस तरह की जो इंडोर्समेंट होगी उसको भी हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। अच्छा, इसमें और दूसरे में फ़र्क नहीं समझ आ रहा। उसमें भी यही उसने अपना नाम लिख दिया था, राइट हिज नेम, ए राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एज द इफेक्ट ऑफ हिज इंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफ़र द राइट टू द बिल to any person who may become the lawful holder of it, this endorsement is a valuable security।
और ये कौन सा है? अच्छा, उसमें ये है कि जिसके पास ये मौजूद है उसको पे किया जाए। यहाँ था जो उसका लॉफुल होल्डर है, कौन, जो उसका लॉफुल होल्डर बनेगा उसको, तो फिर वो होगी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है, अगर तो था कि उसके पास एक बिल आ गया जिससे जो भी जिसके पास भी होगा उसको पे किया जाएगा, तो फिर वो उसकी होगी, वो है डॉक्यूमेंट है। और अगर ये है कि जिस द राइट टू द बिल कि वो ट्रांसफ़र करता है, हिज इंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफ़र द राइट टू द बिल टू एनी पर्सन हु में बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट, जो उसका असल कानूनी होल्डर बन सकता है। अगर इस तरह की वो इंडोर्समेंट देता है तो फिर इसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। उसमें किसी की भी था, यहाँ मेरे ख्याल में किसी बंदे के साथ शायद मखसूस कर दिया है कि फ़लाँ के पास इसके जो राइट हैं वो जा सकते हैं, तो फिर इसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे, वो डॉक्यूमेंट से अलग हो जाएगी। हाँ, जिस तरह ये है कमेंट्री पावर ऑफ अटॉर्नी अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी है 1989 PCRLJ 239 अ विल द वर्ड्स अ विल डिनोट एनी टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट। विल है, इससे मुराद ये है, ये जो अल्फाज हैं ये ज़ाहिर करते हैं भी किसी भी किस्म की जो ये है आपका सेक्शन 31 है, सेक्शन 30 था उसके बारे में, वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में सेक्शन, अच्छा कमेंट्री की आ गया, कमेंट्री में हमने पावर ऑफ अटॉर्नी को पढ़ा कि वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। सेक्शन 31 में आ गया विल, ये जो अल्फाज हैं ये ज़ाहिर करते हैं भी किसी किस्म के जो हैं टेस्टिमेंट्री, जो कि तस्दीकी डॉक्यूमेंट है, ये जो कोई एक मिनट, टेस्टिमेंट्री, अच्छा टेस्टिमेंट्री है ही वसीयत से ताल्लुक़ रखने वाले। जो भी वसीयत से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे विल ही हैं। वर्ड्स, अच्छा इसका सेक्शन 32 आ गया। वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशंस। जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ना एक्ट, उसमें वो भी चीज़ें शामिल होंगी कि अगर उसने इल्लीगली किसी चीज़ को ओमिट किया है, यानी उसको करना चाहिए था लेकिन उसने छोड़ दिया है, तो अब ये भी उसने ये असल में तो उसने काम छोड़ा है, लेकिन इसको ऐसा तस्वुर किया जाएगा कि जैसे उसने कुछ अमल किया है। ठीक है, जो काम उसने करना था वो नहीं किया। जब हम बात करेंगे एक्ट की तो उसमें वो नहीं करना भी उसका शामिल हो जाएगा, वो भी एक अमल गिना जाएगा। अच्छा, द वर्ड एक्ट डिनोट्स, नहीं सॉरी ऊपर है अभी तक सेक्शन 32। In every part of this code except where a contrary intention appears from the context, words which refer to acts done extend also to illegal omission। कि यहाँ इस पार्ट में जहाँ जहाँ भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, सिवाय इसके कि जहाँ उस अपने कॉन्टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट से वो कोई डिफरेंट मीनिंग दे, वरना जहाँ जहाँ भी ये लिखा होगा ना एक्ट डन, तो इसमें जो अगर वो कोई इलीगल ओमिशन करता है तो वो भी उसमें शामिल होगा। एक्ट ओमिशन 33। द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशंस एज अ सिंगल ओमिशन। कि अगर एक्ट जो है इसमें भी उसने एक सीरीज़ में कुछ अमल किया, एक अमल किया, फिर उसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, सारा भी एक एक्ट में आ जाएगा। और अगर उसने ओमिट किया, एक ओमिशन किए, दूसरी ओमिशन किए, तीसरी ओमिशन किए, तो वो सारी भी एक ही ओमिशन के साथ एक ही ओमिशन में आ जाएंगी। आगे है सेक्शन 34। एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। के मुख्तलिफ लोगों ने काम किया लेकिन उसकी जो मंशा थी उन सब की वो एक ही थी, उसी को बढ़ाने के लिए आगे किया, उसके बारे में है अगर कोई इस तरह का अमल किया जाए। When a criminal act is done by several persons in furtherance of a common intention of all, ठीक है, अगर कोई इस तरह का काम किया जाए जिसमें उनकी क्रिमिनल इंटेंशन थी तो वो एक आगे को दूसरा बढ़ाता जाए। Each of such person is liable for that act in the same manner
एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। तो अगर कोई इस तरह का काम किया जाता है जो वो सारे से मिल के वो जुर्म बनता है, तो वो हर एक के साथ यही समझा जाएगा जैसे वो हर उनमें से हर एक ने वो अकेले अकेले वो काम किया है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने एक इंसान ने दूसरे को जहर खिलानी है, असल उसकी मौत वाक़ई हुई है, जो बंदा जहर लेके आया दूसरे ने उसको पेश की, तीसरे उसने पहले खाना नहीं दिया, जब खाने का वक्त आया तो पांचवें ने उसको ये खाना दे दिया, और फिर खाना खाने के बाद उस छठा बंदा था जो ये ध्यान रख रहा था कि अब खाना इस पर वो जहर असर कर जाए। तो असल में ये सब ने जो है एक काम किया है, उसकी फर्दरेंस में आगे दूसरे काम होते रहे हैं। तो वो सबको यही समझा जाएगा कि वो जो सब हैं वो सब के सब बराबर के इसमें ज़िम्मेदार हैं। मसलन खाने लाने सिर्फ ज़हर जो खिलाने वाला वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो सिर्फ ज़हर लाया था, मैंने खिलाई नहीं है। तो जो खिलाने वाला है वो ये नहीं कह सकता कि मैंने सिर्फ खिलाई है, उसके बाद मैं तो नहीं वो इंतज़ार करता रहा कि इसको कोई एड ना मिल सके, वो तो दूसरा बंदा कर रहा है। तो ऐसा नहीं, वो सब के सब इसी ज़िम्मेदारी, इसी बार के नीचे आएंगे। कमेंट्री है आगे जी, बेल। मेयर बाल्ड एलिगेशन वुड नॉट बी सफिशिएंट to refuse bail to accused for his being, ये क्या लफ्ज़ है, VICARI, vicariously in vicarious manner, indirectly, vicariously indirectly किधर गया, for his being vicariously liable for commission of crime. Total absence of corroboratory material or evidence would bring case of such accused within ambit of section 497 clause 2 CRPC and would be entitled to grant of bail as of right। कि अगर सिर्फ और सिर्फ किसी पर वो इल्ज़ाम लग जाता है, ठीक है, किसी क्राइम के करने का, कि वो विकेरियसली इसमें इन्वॉल्व है, तो सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से ये सफिशेंट नहीं हो जाता, और कि उसको बेल ये इस काबिल नहीं हो जाता कि उसकी बेल रिफ्यूज़ की जाए, और कोई ऐसा मटेरियल एविडेंस भी नहीं है, ना कोरबोरेटिव एविडेंस है, मटेरियल एंड एविडेंस है जो ये बता सके कि हाँ, अगर इस तरह का कोई एविडेंस नहीं मिलता, कोरबोरेटिव एविडेंस या मटेरियल नहीं मिलता, तो फिर ये जो एक्यूज्ड है उसको सेक्शन 497 क्लॉज 2 CRPC के एम्बिट में ले आएगा, और फिर वो उसको बेल मिलनी कैसे जाएगी, एज ऑफ राइट के तौर पर उसका फिर हक होगा, उसको लाजमी तौर पर फिर बेल मिलनी चाहिए। यानी अगर किसी पर सिर्फ ये इल्ज़ाम है कि वो जो मुख्तलिफ सारे इवेंट थे उनकी फर्दरेंस में इसने भी अपना रोल अदा किया, सिर्फ उस पर मेयर एलिगेशन है और उसमें कोई ऐसा कोरबोरेटिव एविडेंस, कोई कोरबोरेटरी मटेरियल मौजूद नहीं है, तो फिर ये है कि फिर वो 497 क्लॉज 2 की CRPC के सेक्शन की एम्बिट है उसके अंदर चला जाएगा, और फिर उसको जो बेल मिलेगी वो एज ऑफ राइट के तौर पर मिलेगी। ये है जी PLJ 2006 सुप्रीम कोर्ट 539। कॉमन इंटेंशन, देयर वाज कॉमन intention amongst the accused to commit crime, but such aspect of the case in view of section 34 PPC was conveniently ignored। कॉमन इंटेंशन थी एक्यूज के दरमियान कि उन्होंने कोई कोई क्राइम कमिट करना है, बट सच एस्पेक्ट ऑफ द केस इन व्यू ऑफ सेक्शन 34, सेक्शन 34 के जो व्यू था उसमें इसको इग्नोर कर दिया गया, इसको नहीं कंसिडर किया गया। ये है जी PLJ 2015 सुप्रीम कोर्ट 634।
ये पहले पढ़ चुके हैं। When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention, then each of them is liable as if it was done by him alone. PLJ 2012, criminal C पिशावर 204 आगे DB भी लिखा हुआ है। उसमें भी यही बात पेश की गई है, ये बात हेल्ड की गई है कि अगर एक जुर्म की फर्दरेंस में दूसरे जो आते गए हैं, एक्शंस आते गए हैं, तो वो सब में से वो जो सब हैं वो बराबर के उसमें जिम्मेदार होंगे। कॉमन इंटेंशन रिक्वायर्स अ प्री अरेंज्ड प्लान्ड देयर मस्ट बी अ प्रायर मीटिंग ऑफ अ माइंड्स। अगर कोई कॉमन इंटेंशन है तो उसके लिए है कि वो पहले मिलके एक मंसूबा बनाएं और उनकी उससे पहले उन लोगों ने जहनी सोच विचार की हो, उससे पहले एक मीटिंग भी की हो। PLJ मीटिंग ऑफ अ माइंड्स, ठीक है, तो उन्होंने दिमागी तौर पर एक दूसरे के साथ उन्होंने मीटिंग हुई हो। PLJ 2011 FSC 1, when criminal act was done by several person in furtherance of a common intention, ठीक हो गया, ये भी हो गया। 2011 PCRLJ 1584 के वो सारे बराबर के जिम्मेदार। when the accused are found having common intention in the crime, then it becomes immaterial as to which role was played by whom in the occurrence। अगर ये साबित हो जाता है कि उनकी कॉमन इंटेंशन थी किसी क्राइम के लिए, तो फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका रोल कितना था, चाहे वो रोल छोटा था या बड़ा था, वो फिर सबके लिए वो बराबर ही होगा। 2005 PCRLJ 794, कॉमन इंटेंशन प्रीसीड्स कॉमन मोटिव और प्री प्लान्ड प्रिपरेशन। जो कॉमन इंटेंशन है ये सबसे बाजी ले जाती है कॉमन मोटिव पर, प्री प्लानिंग पर और प्रिपरेशन पर। अगर कॉमन इंटेंशन थी तो फिर वो दूसरी सारी चीज़ों से ये आगे बढ़ जाएगी। PLD 1999 कोयटा 88, PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट 923, vicariously liability cannot visited unless so strong circumstances existing showing common intention। कि ये जो विकेरियस लाइबिलिटी है ये ऐसे ही नहीं चली जाती, ता वक्ते के अच्छे खासे मजबूत किस्म के हालात और जो हैं एग्जिस्टिंग कॉमन इंटेंशन एग्जिस्टिंग शोइंग, हाँ, वो ये जाहिर ना कर रहे हो, किस किस्म के हालात ना हो और वो मजबूत किस्म के हालात ये शो ना कर रहे हो कि इनकी इंटेंशन एक थी। 2002 PCRLJ 1074, 1978 SCMR 49, 2007 MLD 1539 के जो ये विकेरियस लाइबिलिटी है ये इतनी आसानी से नहीं आ जाएगी तब तक ये साबित ना हो सके कि वाज़े सबूत हैं जो ये साबित कर रहे हो, जो ये शो कर रहे हो कि इनकी कॉमन इंटेंशन थी। Common intention or knowledge is to be ascertained from nature of injuries inflicted and medical evidence. Words intention and knowledge, import and significance explained and illustrated। जो word है intention और knowledge, इम्पोर्ट एंड सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन्ड एंड इलस्ट्रेटेड, इनकी जो वजाहत हुई है वो उसके लिए साइटेशन बताई हुई है। PLJ 2006 सुप्रीम कोर्ट 701, उसमें इसके बारे में वजाहत की गई हुई है। अच्छा, इससे पहले हम चीज़ भूल गए, छोड़ गए। कॉमन इंटेंशन और नॉलेज इज़ टू बी असर्टेन फ्रॉम नेचर ऑफ इंजरीज इन्फ्लिक्टेड एंड मेडिकल एविडेंस, कि उनकी जो कॉमन इंटेंशन थी और नॉलेज थी इसका पता किससे लगेगा कि जो इंजरीज़ थी उनकी नेचर से और जो मेडिकल एविडेंस है, जो इंजरीज़ लगाई गई हैं उनकी नेचर से
और मेडिकल एविडेंस से पता लगेगा हमें कॉमन इंटेंशन और नॉलेज के बारे में। कॉमन इंटेंशन इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट which can be ascertained on basis of the acts and conduct of the accused, ferocity of the attack, the weapons used, the number and seat of rupees, the number or blows coupled with the element of prior concert of mind। अच्छा, अब क्या चीज़ है, कॉमन इंटेंशन की ही वजाहत हो रही है, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इसका साबित कब होगा, कैन बी सर्टेन ऑन बेसिस ऑफ द एक्ट के ऊपर और एक्यूज के कंडक्ट के ऊपर। ठीक है, जो उसके एक्ट थे उसके ऊपर और जो एक्यूज था कंडक्ट था उसके ऊपर, और जितनी शिद्दत से उसने हमला किया उस पर, जो हथियार इस्तेमाल किया, और जितने नंबर एंड सीट ऑफ रुपीस, सीट ऑफ रुपीज जितने इस्तेमाल हुए, द नंबर ऑफ ब्लोज कपल्ड विद द एलिमेंट ऑफ प्रायर कंसर्ट ऑफ माइंड, और फिर जितनी उसने ज़रबे लगाई अपने माइंड को अप्लाई करते हुए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये काउंट होंगी कॉमन इंटेंशन में। कॉमन इंटेंशन जो है इन सारी चीज़ों से साबित होगा। एक तो ये है कि वो कॉमन इंटेंशन जो है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, और दूसरा इसका इन्हिसार किन पर होगा, वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी कि इस पर, कि जो हथियार इस्तेमाल हुआ और जिस तरह का उसका कंडक्ट था, और जो उसके एक्शन के बेस पर, उसके कंडक्ट के बेस पर, और उसने जितनी फिरोसिटी के साथ अटैक किया और जो उसने वेपन यूज़ किए, इन सब पर इसका इन्हिसार होगा। ये सीट ऑफ रुपीज़ है, इसको देखने, ये क्या, ये कोई अलग चीज़ है, ये बस यही है कि जिसको जितने पैसे मिल रहे हैं, नंबर एंड सीट ऑफ रुपीज़ चल रही। अच्छा, ये था जी प्रायर कंसर्ट ऑफ माइंड, उसने पहले से उस पर कितना माइंड अप्लाई किया था। PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट 109E। सेक्शन 34 ऑफ PPC इज एप्लीकेबल टू शेयर एंड नॉलेज एज वेल एज इंटेंशन। जो PPC का सेक्शन 34 है ये इस पर भी एप्लीकेबल है, टू शेयर एंड नॉलेज एज वेल एज इंटेंशन, के शेयर पर, नॉलेज पर और इंटेंशन पर, इन तीनों पर इसका इतलाक होता है। PPC सेक्शन 34 का, PLJ 2008 सुप्रीम कोर्ट 197। सेक्शन 34 ऑफ PPC embodies his participation in action with common intention of committing a crime। जो सेक्शन 34 है PPSC का, इसमें क्या चीज़ आती है कि उसका एक्शन में पार्टिसिपेशन उसकी, और उसकी इंटेंशन वो क्राइम करने के लिए। वंस सच पार्टिसिपेशन इज इस्टेब्लिश्ड, सेक्शन 34 इज एट वंस अट्रैक्टेड। अगर एक ही दफ़ा में वो साबित हो जाती है तो फिर इसको फौरी तौर पर ये अट्रैक्ट हो जाएगा। सेक्शन 34 PLJ 2008 सुप्रीम कोर्ट 197। अगर ये कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, foundation for constructive liability was the common intention in meeting accused to do the criminal acts। Foundation for constructive liability was the common intention। ये क्या है, constructive liability, एक मिनट, मिनट।
constructive, TRU लीगल इफेक्ट। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी कानूनी तौर पर जिम्मेदारी कब होगी? फाउंडेशन फॉर कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी लीगली उसकी जिम्मेदारी कब बनेगी? कंस्ट्रक्टिव जो है ना, इसको लीगल इफेक्ट भी समझ लें आप। लीगल इफेक्ट कब होगा लाइबिलिटी का? फाउंडेशन फॉर कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी वाज द कॉमन इंटेंशन इन मीटिंग accused to do the criminal act and the doing of such act in furtherance of common intention to commit the offense। अगर ये चीज़ें मौजूद थी तो इसका मतलब फिर उन पर कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी थी, उन पर लीगली तौर पर ये जिम्मेदारी थी। उनकी जो है कॉमन इंटेंशन थी मीटिंग पर और फिर वो क्रिमिनल एक्ट करने पर, ठीक है। और फिर वो जो एक्ट उन्होंने किया वो एक ही एक्ट आगे फर्दरेंस थी, उसको बढ़ाते जा रहे थे किसी कॉमन इंटेंशन को अचीव करने के लिए। यह है जी 2012 PCRLJ 345। पर्सन चार्ज्ड मस्ट हैव कंसेंटेड टू कमीशन ऑफ क्राइम कमिटेड एंड एक्ट डन मस्ट बी कंटम्पलेटेड। कि जिस पर्सन को वो चार्ज किया गया है उसने उसकी रजामंदी दी हो, कंसेंटेड टू क्राइम कमीशन ऑफ क्राइम, कि जिस इंसान पर ये चार्ज लग रहा है उसने कंसेंट दी हो उस क्राइम करने की, और जो एक्ट डन हो वो एक सोचा समझा कंटम्पलेट करने के बाद सोच समझ के उसने वो किया हो, फिर उस पर वो जिम्मेदारी हुई। एक तो उसने वो काम करने पर अपनी रजामंदी जाहिर की हो, और दूसरा जो वो अमल किया जाए वो सोच समझ के किया जाए। 1988 PCRLJ 645। नॉलेज इज नॉट समथिंग एज इंटेंशन। जो सिर्फ नॉलेज होना, इसको इंटेंशन के तौर पर नहीं लिया जाएगा कि मुझे पता है ऐसा हो रहा है। इसका लाजमी मतलब नहीं कि मैं वो चाहता भी हूँ कि ऐसा हो या मैं वो कर भी रहा हूँ, ये नहीं है। नॉलेज उसको इंटेंशन के तौर पर नहीं लिया जा सकता। 1988 PCRLJ 645। एक्यूज्ड क्लोजली रिलेटेड, जो एक्यूज है उससे क्लोजली रिलेटेड था, ये तो जजमेंट पूरी पढ़े तो फिर ज़्यादा सही बेहतर समझ आ सकती है। 1987 PCRLJ 1958। द प्री मेडिटेशन ऑफ नो प्री मेडिटेशन और प्री कॉन्सर्ट, ये भी मुख्तसर सा लिखा हुआ है। PLD 1987 पिशावर 164 की कॉन्सेप्ट उसको शायद एक्सप्लेन किया है 1991 PCRLJ 2110 में। इंटेंशन, व्हाट इज़ इंटेंशन को जो एक्सप्लेन किया गया 1987 MLD 1489 में। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी को मज़ीद और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है एक जजमेंट में 1987 MLD 985 में। नॉलेज एंड कॉमन इंटेंशन मेयर प्रेजेंस में नॉट बी सफिशेंट, सिर्फ उसकी मौजूदगी वहाँ होना काफ़ी नहीं होगी। PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट 923। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979 सेक्शन 17 सब क्लॉज 4। साइटेशन ही लिखी आ गया 1991 PCRLJ 2110। There must be material to show some overt act done in furtherance of common intention। कुछ ना कुछ मटेरियल होना चाहिए जो ये बता सके कि किसी कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में वो काम हुआ है। 1990 MLD 461। A case of doubt not to apply section 34, 107, 149 PPC MLD 1988 Supreme Court 86। It must be proved satisfactorily that person so convicted had common intention of doing that particular act।
ये अच्छी खासे तौर पर साबित होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरीली इसको साबित किया जाना चाहिए। द पर्सन सो कन्विक्टेड हैड, जो जिस पर्सन पे ये कन्विक्शन आ रही है उसकी कॉमन इंटेंशन थी वो करने में। 1987 MLD 985। इट इज़ नेसेसरी टू एग्जामिन द एक्ट इटसेल्फ ऑफ एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड है उसके एक्ट को भी जो है उसको भी एग्जामिन करना चाहिए। 1987 MLD 1989 आगे बेनिटो आगे बताया हुआ बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलना है 1987 MLD 2227 में। प्रिजम्पशन मस्ट नॉट बी रेडली अप्लाइड और पुश्ड टू फार, कि जो प्रिजम्पशन है कोई अगर मफरूज़ा है उसको फौरी तौर पर अप्लाई नहीं कर देना चाहिए और ना उसे बहुत आगे ले जाना चाहिए। 1986 MLD 2584 प्रिंसिपल एक्यूज्ड एक्विटेड PLD 1986 पिशावर 123 कॉमन इंटेंशन एंड अबेटमेंट PLD 1986 कोयटा 26। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शंस आ गई हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, inimical or interest witness cannot be stopped from deposition because the court has to see whether the said testimony was in consequence with material evidence which was otherwise confidence inspiring। उसके मुखालिफ ये है कि अगर कोई ऐसा विटनेस है जिसकी कोई उसके साथ दुश्मनी है, इनिमिकल है, या उसका कोई इंटरेस्ट है, उसको उससे रोका नहीं जा सकता डिपोजिशन से। एक मिनट, इनिमिकल, हार्मफुल इफेक्ट, अनफ्रेंडली, ठीक है। इनिमिकल जो है हॉस्टाइल है, उसका खिलाफ हुआ है, उसकी कोई दुश्मनी है उससे। और दूसरा डिपोजिशन, अच्छा डिपोजिशन है स्वॉन टेस्टिमनी, कसम की शहादत जो है, सिर्फ इस वजह से कि कोई ज़ाती दुश्मनी है या जो विटनेस है उसका अपना कोई इंटरेस्ट है, उसको नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये तो कोर्ट का काम है, उसने देखना है कि कौन सी टेस्टिमनी वाज इन कॉन्सोनेंस विद मटेरियल एविडेंस, कि कौन सी जो टेस्टिमनी है वो जो मटेरियल मौजूद है उसके साथ कॉन्सोनेट करती है और वो उससे कॉन्फिडेंस इंस्पायर होता है। एक हारमोनी, कॉन्सोनेंस हारमोनी, ये वही है। किसी भी गवाह को इस वजह से नहीं रोका जा सकता कि वो उसकी कोई दुश्मनी आई, उसके ज़ाती मफाद है, बल्कि आगे ये कोर्ट ने फैसला करना है कि बाकी जो इसने हिदायत दी है वो सॉरी जो उसने गवाही दी है, जिसने एविडेंस पेश की है, वो टेस्टिमनी जो उसने दी है वो सच पर मबनी है, झूठ पर, ये काम डिसाइड करना कोर्ट का काम है। एपेलेंट्स हैड फेल्ड टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड एनी मटेरियल टू stamp both the PWs with material ill will for false implication। जो एप्लेंट थे वो नाकाम रहे कोई भी ऐसा रिकॉर्ड साबित करने में कि वो बता सकता कि दोनों जो PWs थे उनकी इल विल थी, अगर वो किसी को जो फॉल्स इम्प्लीकेशन है उसके लिए कोई इल विल थी उनकी। Their evidence was in consonance with the material evidence and other circumstances and they cannot be discarded simply because of their enmity and relation inter se, and the arguments of counsel for opponents were of no avail। सही their evidence was in consonance with the material evidence and other circumstances and they cannot be discarded simply। अच्छा, जो उनका था, जो गवाह थे वो जो गवाही पेश कर रहे थे, जो एविडेंस पेश कर रहे थे, वो जो दूसरा मटेरियल था उसके साथ मिल रहा था,
उसके साथ उसकी हारमनी थी। तो अब सिर्फ ये कह के डिनाई नहीं किया जा सकता कि नहीं जी इनकी तो चूँकि पुरानी दुश्मनी है या उनका कोई रिलेशन है, इस वजह से वो डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। तो वो जो एपेलेंट्स की तरफ से जो काउंसिल थे उनके आर्गूमेंट को नहीं कोई वज़न दिया गया था। PLJ 2010 क्रिमिनल सी पेशावर 440। जॉइंट लाइबिलिटी। Principle of joint liability laid down by Section 34 PPC is dependent on existence of common intention, energizing the accused to commit a criminal act in furtherance of such intention, but an accused not aware of the intention of his companions to commit murder through sharing intention to commit another offense in their company cannot be saddled with the liability of murder। ठीक है। अब ये क्या है कि जो जॉइंट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है ये लिखा गया सेक्शन 34 PPC में। ये डिपेंडेंट है कॉमन इंटेंशन पर। एक कॉमन इंटेंशन थी, इसका निसार उस पर है जिसने तकवीयत दी उसको, जिसने एनर्जी दी थी एक्यूज्ड को कि वो इस क्रिमिनल एक्ट को कमिट करे या उसकी फर्दरेंस का एक पार्ट बने। अच्छा, लेकिन एक काम एक बंदे से हो गया, लेकिन उसको जो दीगर जो लोग थे उनकी इंटेंशन का उसको पता नहीं था। ठीक है। कमिट मर्डर थ्रू शेयरिंग इंटेंशन टू कमिट मर्डर इन द कंपनी कैन नॉट बी सेटल्ड। तो फिर इस पर वो जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती कत्ल की। ठीक है। एक तो यह है ना कि एक इंसान ने काम किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, उनका एंड जो गोल था वो अचीव करना था, किसी का मर्डर अचीव करना था और कुछ अचीव करना था, वो उन्होंने अचीव कर लिया। अब यह है कि दरमियान में एक बंदा आ गया जिसको उनकी इंटेंशन का नहीं पता था, वो कुदरती उसमें उसका हिस्सा बन गया, तो फिर इस पर ये जिम्मेदारी नहीं लादी जा सकती। ये है कब की जजमेंट है? PLJ 2008 सुप्रीम कोर्ट 907 ये है। कॉमन इंटेंशन ऑफ द सोल टेस्ट ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। कि जो कॉमन इंटेंशन है जॉइंट लाइबिलिटी का, जो सोल टेस्ट इसको हम कह सकते हैं, वो यही है कि अगर उनकी कॉमन इंटेंशन थी तो फिर जॉइंट लाइबिलिटी है। 2003 YLR 256 accused cannot be held vicariously liable when element of common intention is missing। अगर accused को इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो जब वहाँ पे कॉमन इंटेंशन का एलिमेंट ही ना हो, अगर कॉमन इंटेंशन का एलिमेंट नहीं है तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि एक्यूज ने जो काम किया वो किसी जुर्म की फर्दरेंस में किया हुआ है। NLR 2004 क्रिमिनल कोयटा 96 omission to mention section 34 PPC in the charge cannot affect the case unless prejudice is shown to have resulted in consequence thereof। जो सेक्शन 34 नहीं लगाया गया, उसको मेंशन नहीं किया गया चार्ज के अंदर, ये केस को इफेक्ट नहीं किया कर सकता तावक्ते के अनलेस प्रेजुडिस इज शोन टू हैव रिजल्टेड इन कॉन्सिक्वेंस। तावक्ते के ये ना जाहिर के तावक्ते कोई बुग़्ज़ जो है, कीना, अनाद, वो ना जाहिर किया जा सके जो कि इस किस्म के किसी अमल का नतीजा था। अगर किसी केस में अगर चार्ज लगाया गया है तो उसमें सेक्शन 34 का PPC ये चार्ज नहीं लगाया गया, इसको मेंशन नहीं किया गया, ओमिट किया गया हुआ है, तो इससे केस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा तावक्त के अनलेस प्रेजुडिस इज शोन, तावक्त के ये जाहिर ना कर दिया जाए कि किसी किस्म का कोई प्रेजुडिस है और वो नतीजा किसका है, टू हैव रिजल्टेड इन कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ, और उस बुग़्ज़ के नतीजे में, उस कीना के नतीजे में ये चीज़ पैदा हुई है। यानी जब लगाया था चार्ज तब तो वो नहीं मौजूद था, अब उसको शामिल किया जा रहा है और ये इसलिए शामिल किया जा रहा है कि शायद उसकी तरफ कोई दुश्मनी है, उसे कोई बदला लेना है। इसलिए अगर ये ना साबित किया जाए
तो उसको अगर शुरू में नहीं लगाया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी जब मुकदमा कोई स्टार्ट हुआ है केस, उस वक्त तो 34 सेक्शन नहीं लगाया और बाद में ये साबित नहीं हुआ कि किसी किस्म का कोई प्रेजुडिस, ये साबित हो जाता है कि किसी किस्म का कोई प्रेजुडिस नहीं है, कोई उनसे कोई प्रेजुडिस नहीं है, तो फिर उससे मुकदमे पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर ये साबित हो जाता है कि कोई तासुब है, किसी किस्म का प्रेजुडिस है, तो फिर वो अलग बात है। अगर ये साबित ही नहीं होता कि किसी किस्म का कोई प्रेजुडिस नहीं है, तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि शुरू में सेक्शन 34 लगाया था या नहीं लगाया था। अच्छा, मेयर प्रेजेंस वुड नॉट अट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। सिर्फ वहाँ मौजूद होना ये नहीं अट्रैक्ट नहीं करता इस प्रोविजन को। 2002 PCRLJ 1072। Private complaint. Trial court proceeded to pass the impugned order without proper application of mind. There was sufficient material available on record prima facie connecting the respondents with it. जो ट्रायल कोर्ट था उसने जो इम्प्यून ऑर्डर है उसको प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ नहीं दिया, क्योंकि अच्छा खासा सबूत वहाँ मौजूद था प्रीमा फेसाई से, जो रिस्पोंडेंट्स को उस पर उसके साथ कनेक्शन बना रहा था। अगर उसका रिस्पोंडेंट का कनेक्शन बना रहा था तो फिर ट्रायल कोर्ट को चाहिए था कि उसका ऑर्डर किसी और तरह से देते, माइंड को अप्लाई करके। उन्होंने माइंड को अप्लाई किए बगैर ऑर्डर दिया है, प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बगैर ऑर्डर दिया है, क्योंकि काफ़ी सारा मटेरियल मौजूद था ऑन रिकॉर्ड और प्रीमा फेसाई उसको रिस्पोंडेंट के साथ कनेक्ट कर रहा था। PLJ 2010 क्रिमिनल C लाहौर 43। अच्छा, स्कोप एंड एक्सटेंट। In order to constitute an offence under section 34 PPC, it is not required that a person should necessarily perform any act with his own hand। ठीक है, अगर सेक्शन 34 है PPC का तो ये लाजमी नहीं है कि उसने अपना हाथ हिला के कोई काम किया हो, ये चीज़ लाजमी नहीं है। PLJ 2019 क्रिमिनल C 1944। कॉमन इंटेंशन कैन बी डेवलप्ड इवन एट द स्पर ऑफ मूवमेंट। किसी भी लम्हे कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकती है, बट कॉमन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सो डेवलप्ड। लेकिन उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो नहीं इस तरह से डेवलप हो सकता। 1998 PCRLJ 1192। कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन डिस्टिंक्शन, इन दोनों में फ़र्क है। ये कौन सी जजमेंट में बताया गया? 1994 PCRLJ 1640 में। कॉमन इंटेंशन मसलन एक शख्स किसी को धक्का देना चाहता है और दूसरा भी उसको धक्का देना चाहता है, यानी धक्का दे रहा था, दूसरे में कहा कि मैं उसको धक्का देता हूँ। अब ये इनकी इंटेंशन तो कॉमन हो सकती है, अब इनका मकसद कॉमन है या नहीं ये बात फ़र्क है। कि एक का मकसद तो था कि उसको जान से मार देना, दूसरे का मकसद था उसके साथ हंसी मजाक करना। ठीक है, इंटेंशन दोनों की है उसको धक्का देने की, ये कॉमन हो सकती हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट एक का तो है उसको कत्ल करने का और दूसरा है उसके साथ मजाक करने का, तो वो दोनों सेम नहीं हो सकती। सेम इंटेंशन और सेम इंटेंशन होने के बावजूद भी जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट हो सकता है। ये किस में बताया गया है? ये 1998 में PCRLJ 1192 में, उसमें बताया गया था कि मूवमेंट जो कॉमन इंटेंशन है वो किसी भी लम्हे पैदा हो सकती है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट उसी लम्हे पैदा नहीं होता। प्रीसपोजेस prior consent and requires a pre-arranged plan. Once participation with common intention established, section 34 at once attracted। पहले से सोचा हुआ था, प्रायर कंसेंट थी और प्री अरेंज्ड प्लान था उनका। एक की जो पार्टिसिपेशन है कॉमन इंटेंशन के साथ वो अगर इस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर जो सेक्शन है 34 ये अट्रैक्ट हो जाएगा। PLD
2001 सुप्रीम कोर्ट 378। सेक्शन 34 एप्लीकेबल टू शेयरिंग ऑफ नॉलेज एज वेल एज इंटेंशन। अगर नॉलेज शेयर करना या इंटेंशन शेयर की जाती है तो इस पर भी सेक्शन 34 अट्रैक्ट होता है, इस पर एप्लीकेबल है। PLD 2001 लाहौर 113 में प्री रिक्विजिट्स ऑफ कॉमन इंटेंशन नरेटेड, कि कॉमन इंटेंशन के जो प्री रिक्विजिट हैं वो कौन सी किस जजमेंट में बताए गए हैं? 2006 SCMR 1886 में। विकेरियस लाइबिलिटी, कॉमन इंटेंशन ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन फॉर कमिटिंग मर्डर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कि एक्यूज्ड पर्सन पर यह चार्ज है कि इन लोगों ने मिलकर कोई मर्डर कमिट किया है, इसको ये साबित करना कि इनकी कॉमन इंटेंशन थी, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, विच कैन बी असर्टेन ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्स, कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड, फेरोसिटी ऑफ अटैक, द वेपन यूज्ड, द नंबर ऑफ ब्लोज कपल्ड विद एलिमेंट ऑफ प्री कंसर्ट ऑफ माइंड। PLG 2008 सुप्रीम कोर्ट 694 भी, ये वैसे हमने पहले भी पढ़ा है। और वहाँ बाकी सारी बात यही थी, ये जो नंबर ऑफ सीट ऑफ रुपीज़ वाला है सिर्फ वो नहीं था, बाकी सारी बात यही थी कि जो कॉमन इंटेंशन है इसका पता कैसे चलेगा, मुख्तलिफ वो इससे पता चलेगा कि इन लोगों की कि जो एक्यूज्ड पर्सन है इसकी भी इंटेंशन यही थी मर्डर कमिट करने की। ये किससे पता लगेगा? एक्यूज्ड के जो एक्शन है उनसे पता लगेगा, उसके कंडक्ट से पता लगेगा, उसने किस फेरोसिटी के साथ अटैक किया उससे, जो वेपन यूज किया है, और जितने नंबर ऑफ ब्लोज आए हैं माइंड अप्लाई करने के बाद, ठीक है, प्री कंसर्ट माइंड के साथ उसने जितने वो उनको उसको ज़रबें लगाई हैं, इन सब पर इन्हसार होगा जो ये साबित करेंगी कि उसकी कॉमन इंटेंशन थी या नहीं। PLJ 2008 सुप्रीम कोर्ट 694। तो ये यहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो सेक्शन 34 है वहाँ तक हमने कवर कर लिया है। आगे सेक्शन 35 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।